Good afternoon, sir. Good afternoon, Priyanshu. अभी कितने लोग ज्वाइन किए वो कहाँ दिखे? डेढ़ बज गया ना जी? ठीक। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एसआर के सर, आज मैं भी क्लास करूंगा केमिस्ट्री का। कीजिए। So now it is 1:30 passing. We should start the class. Some of the people will join late, no problem. लास्ट क्लास में हमने मोल के रिगार्डिंग बात किया था। ऑडिबल है प्रॉपरली? Yes, sir. हाँ, लास्ट क्लास में हमने मोल के रिगार्डिंग बात किया था, तो हमने बताया था कि मोल जो है एक ऐसा यूनिट है जो मास, नंबर और वॉल्यूम तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है। और मास के बारे में हमने इसको लास्ट क्लास में आपको शो किया था कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू किसी भी सब्सटेंस का टोटल मास। टोटल मास को ही गिवन मास भी कह सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो टोटल मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है ग्राम एटम। तो ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं कहूं 1 मोल सोडियम, दैट इज इक्वल टू 23. 23 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम एटम सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ग्राम एटम का मतलब है एटॉमिक वेट को ग्राम यूनिट में रिफ्लेक्ट करना। तो एटॉमिक वेट इसका 23 होता है, और एएमयू न लिखकर यहां पर क्या लिख देंगे? ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? Sir, वो मोल वाले में 0.022 into 10 to the power 23. We are talking now about mass, not about the numbers. Mind it. तो अभी 6.023 को अभी भूल जाओ। मैंने ये बतलाया कि 1 मोल सोडियम 23 ग्राम होगा, और 1 ग्राम एटम सोडियम का मतलब हुआ सोडियम के एटॉमिक वेट को ग्राम में रिफ्लेक्ट करना है। तो ये भी 23 ग्राम हुआ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम।
आई बात समझ में? 1 मोल सोडियम, दैट मीन्स 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। उसी प्रकार 1 मोल ऑक्सीजन, लास्ट क्लास में हमने बतलाया था कि ऑक्सीजन सिर्फ बोला जाए, एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ नहीं बोला गया तो इसका नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट कंसीडर करोगे। तो नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑक्सीजन का क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो 32 ग्राम होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो दैट इज ऑल्सो 32 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोथ आर सेम। आ रही बात समझ में? Yes, sir. नाउ वन मोल कार्बोनेट आयन CO3 2-, क्या इसको कह सकते हैं 1 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट? मतलब यहां पर आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहां पर ये दोनों मिलकर इक्वल टू कितने थे? 32 ग्राम। कार्बोनेट आयन का कितना होता है? 60 ग्राम। तो देखिए आपके सामने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, ये तीनों टर्म्स आ गया। ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर 1 मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर 5 ग्राम एटम बोल दें, इसका मतलब 5 मोल। अब एटम बोला है तो एटॉमिक वेट को लेना है ग्राम में, ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लेना होगा। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज अबाउट मास। इसके बाद अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलें कि मोल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो नंबर के बारे में किस तरह से इंफॉर्मेशन देगा? नंबर 2, नंबर के बारे में मोल से कैसे इंफॉर्मेशन आता है? तो देखिए, नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं पेयर, पेयर का मतलब क्या हुआ? 2 क्वांटिटीज ऑफ एनी स्पेसिस। अगर मैं डजन बोलता हूं तो 12 क्वांटिटीज लेंगे। अब एक बात समझो कि अगर हम डजन्स में मार्केट से बनाना खरीदते हैं, कुछ फ्रूट मार्केट में आप देखोगे एप्पल, ऑरेंज, ये भी डजन्स में बिक रहे हैं। वहां पर रेट लिखा रहेगा ₹10 पर डजन। तो इसका मतलब कि आप अगर उतना रुपया पे करते हो तो आपको 12 क्वांटिटीज वो उठा कर देंगे। तो डजन ऐसा नहीं है कि हम अगर फ्रूट्स में यूज कर रहे हैं तो वहीं पर यूज कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है 1 डजन पीपल, इसका मतलब क्या हुआ? 12 लोग हैं, पर्सन के लिए यूज कर दिया। 1 डजन स्पून मतलब 12 चम्मच। तो हम डजन वर्ड किसी के साथ लगाएंगे वो 12 यूनिट्स को ही रिफ्लेक्ट करेगा। पेयर किसी के साथ लगाएंगे 2 को ही रिफ्लेक्ट करेगा। सेंचुरी किसी के साथ लगाएंगे वो 100 को ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसी तरह से अगर मोल आप वर्ड किसी के साथ लगाते हो तो उस चीज के कितने नंबर्स को ये रिफ्लेक्ट करता है, ये जानना है हमें नंबर में। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6 पॉइंट, कुछ बुक्स में 022 भी लिखा रहता है और कुछ बुक्स में 023 भी लिखा रहता है। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर को यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने यूनिट्स। किस चीज के इतने यूनिट्स होंगे? जिस चीज का 1 मोल लिया गया है। मतलब 1 मोल के लिए इतने यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है। अब इसी से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी सब्सटेंस की बहुत सारी क्वांटिटी दी हुई, लार्ज क्वांटिटी का नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो ये बराबर क्या होगा? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय मोलर नंबर। मोलर नंबर का मतलब 1 मोल में जितने नंबर्स होते हैं। पर इस नंबर की खोज एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको मोलर नंबर न कह के एवोगाड्रोस नंबर, उनके ऑनर में यह नाम रख दिया गया। इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे एवोगाड्रोस नंबर। मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर के नाम से जाना गया। और ध्यान रहे, एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल एन नॉट के रूप में भी कई बुक्स में रहता है और कई बुक्स में एन ए लिखता है। एन नॉट और एन ए इस तरह से एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अगर ध्यान दो, मैं आपसे पूछूं कि देयर आर 60 बनानाज, हाउ मेनी डजन्स? 5 5। कैसे 5 कैलकुलेट किया? by 12. 60/12 गिवन नंबर वाज 60 और 1 डजन में कितने नंबर होते हैं उससे आपने 12 उसको डिवाइड कर दिया, तभी तो 5 आया। Yes. तो उसी Yes. तरह गिवन नंबर हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। और यहां पर डजन नहीं पूछा जा रहा है, यहां मोल पूछा जा रहा है। तो 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, और उससे हम गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अभी Sir, मैं थोड़ी molar number and molar mass are different. क्या? Yes, sir. हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर दूसरे केसेस में जब मोलर मास यूज कर रहे हैं और यहाँ पे मोलर नंबर, तो दोनों के बीच में ऑफ कोर्स, मोलर मास का मतलब हुआ मास प्रेजेंट इन 1 मोल। मोलर नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। मास अलग चीज है, नंबर बिल्कुल अलग चीज है। ओके सर। गॉट माय पॉइंट? यस मैंने शुरू में ही बताया था, मोल एक ऐसा यूनिट है जो 3 चीजों का इंफॉर्मेशन दे रहा है, मास का भी, नंबर का भी और वॉल्यूम का भी। तो अभी हम लोगों ने मास का तो देख लिया, लास्ट क्लास में ही देखा था, उसको मैंने कनेक्ट कर लिया यहां पर। नंबर के बारे में मैंने यहां बतलाया है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये एहसास भी कराऊंगा कि ये एवोगाड्रो नंबर जिसे हम कह रहे हैं वो कितना लार्ज नंबर है। फिलहाल पहले वॉल्यूम के बारे में देख लें। तो वॉल्यूम के बारे में मोल से कैसे पता चलता है? तो एक बात तो क्लियर है कि ये चीज, वॉल्यूम जो कंसिडरेबल वॉल्यूम होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। यूजुअली लिक्विड्स और सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द गैसियस वॉल्यूम ऑफ द सेम कंपोनेंट। इसलिए whenever we talk about volume we will mainly adhere to the volume of a gas. If sometimes I need the volume of liquid or any solid, then I will particularly specify that this is the volume of a liquid or this is the volume of a solid. So यहाँ पर वॉल्यूम
जहां मैं लिख रहा हूं इसमें आप स्ट्रिक्टली समझना, इन केस ऑफ गैस ओनली, मतलब हम लोग सिर्फ गैस के केस में इसकी बात करेंगे। इसका मतलब हुआ कि मोल एक ऐसा टर्म है, अगर गैसियस कंपोनेंट है तभी उसके वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएगा, बट अगर वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में है कंपोनेंट तो उसके वॉल्यूम के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं देगा, फिर ओनली मास और नंबर के बारे में बतलाएगा। वॉल्यूम के केस में वो हर पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं बतला सकता, अगर गैसियस कंपोनेंट है तो उसका वॉल्यूम बतलाता है। तो क्या बतलाता है इस बात को देखें। One mole of any gas at STP is having volume 22.4 liter. This is equal to, अगर मिलीलीटर में लिखे तो 22,400 मिलीलीटर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं टर्म लिख रहा हूं एनी गैस, ये एनी गैस का मतलब एज्यूमिंग आइडियल गैस, मतलब जो भी गैस मैं ले रहा हूं उसको उस वक्त आइडियल बिहेवियर के साथ ही बिहेव वो कर रहा है, आइडियली बिहेव कर रहा है, ऐसा समझ के, ऐसा मानकर हम चलते हैं, और तभी उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। आपको आगे चैप्टर्स में ये बताया जाएगा स्टेट्स। सर हाँ सर, यहाँ पर ये 22.4 लीटर क्या एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है और कोई प्रूफ करके? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा, और ये अभी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आप मान के चलिए इसको। और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आपको पढ़ना है, उस चैप्टर में आप देखेंगे कि आइडियल गैस और रियल गैसेस, जो हमारे चारों ओर गैसेस प्रेजेंट हैं, इन दोनों में कहां पर फर्क आता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो रियल गैसेस भी अगर यहां पर मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन दे रहा है और उसका वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हम उसको उस वक्त आइडियल ही मानकर चलते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिख भी देता है एज्यूम आइडियल बिहेवियर, मतलब उसको आइडियल मानकर चलना है, न भी लिखे तो उसको आइडियल मानना ही है। तो कोई भी आइडियल मानना है मतलब किस रिस्पेक्ट में? किस रेस्पेक्ट में, सर हाँ आपको सर हम आइडियल, देखिए गैस का अगर कोई नाम लिया जाए तो वो गैस आइडियल गैस ही एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। इवन मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बोल रहा हूं, ये रियल गैसेस हैं। अभी आप इस बात का फर्क नहीं जान रहे हो कि आइडियल और रियल में कहां पर डिफरेंस है, यस सर, वही है पूछना ना। था। तो मैं तो वही बतलाया ना कि आगे चैप्टर में आपको पढ़ना है, वो चैप्टर आने दीजिए। अभी बस इतना समझिए कि अभी तक अभी जो भी गैसेस का मैं नाम लूंगा वो आइडियल गैस है, बस, ठीक है। आप सब गैस को अभी आइडियल मान के चलिए। तो आइडियल गैसेस का 1 मोल आइडियल गैस अगर एसटीपी कंडीशन में लिया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। यहां मैं मेंशन कर दूं कि एसटीपी कंडीशन क्या होता है, ऐसे बहुत से बच्चे जानते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन।
0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, वेरी करेक्ट। केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर 180 m 180 180 m, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ STP, याद रहेगा। तो STP पर कोई भी गैस का 1 मोल अगर लेते हो तो उसका वॉल्यूम इतना है। तो इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे बताओ। Therefore, मोलर वॉल्यूम 22.4 liter is called molar volume. Molar volume at STP. ये मोलर वॉल्यूम कब होगा? कंडीशन STP होना चाहिए। STP अगर कंडीशन STP ना हुआ तो 1 मोल गैस का फिर तो कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है ना। तो दिस इज द मोलर वॉल्यूम एट STP। तो इससे फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वॉल्यूम का यूज करते हुए, तो क्या लिखेंगे? एक्सक्यूज मी सर। यस सर जब आप गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब देखिए, अगर गिवन वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, और अगर गिवन वॉल्यूम मिलीलीटर में तो उसको डिवाइड करेंगे 22,400 मिलीलीटर से, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम जिस यूनिट में है उसके हिसाब से मोलर वॉल्यूम का यूनिट हम डिसाइड करते हैं। हाँ पूछो, अब क्या पूछ रही थी रुचि? हेलो, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? नाउ सर हाँ आप थोड़ा सा बता सकते हैं? बताइए, पूछिए। सर आप जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बताए थे उसके बाद मेरा थोड़ा क्लास लेफ्ट हो गया था, तो थोड़ा हाँ, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एंड 180 m इज द प्रेशर, राइट? हेलो, यस सर। नाउ 22.4 लीटर इज द मोलर वॉल्यूम। पर मोलर वॉल्यूम सिर्फ अगर मैं लिख दूं तो ये काफी नहीं होगा। वी मस्ट राइट एट STP, क्योंकि गैसेस जो होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर अलग अलग वॉल्यूम शो करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ गैस। तो ये 1 मोल गैस का मोलर वॉल्यूम ये कब कहलाएगा? STP पर 22.4 लीटर। तो हम लोग जैसे पहले मास में फॉर्मूला लिखे हैं, नंबर में फॉर्मूला लिखे, उसी तरीके से वॉल्यूम में भी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और ये ध्यान रहे, गिवन वॉल्यूम भी आपको STP पर दिया रहेगा और मोलर वॉल्यूम भी किसका लेना है? STP पर। अगर मान लो गिवन वॉल्यूम किसी अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दे दिया और मोलर वॉल्यूम भी उस अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दिया हुआ है, जो कि 22.4 लीटर नहीं है, कुछ और है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नंबर ऑफ मोल फिर भी निकाल लेंगे, भले वो STP कंडीशन ना हो। क्योंकि STP कंडीशन पर मोलर वॉल्यूम हमें पता है, पर इसके अलावा कोई भी अगर अदर कंडीशन लेता है तो उस अदर कंडीशन में हमको मोलर वॉल्यूम भी क्वेश्चन देने वाले को देना पड़ेगा और गिवन वॉल्यूम तो देता ही है, ये दोनों डाटा उसको देना पड़ेगा। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें लेते हैं, है ना, और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हेल्प से हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिलहाल हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, एक मास से रिलेटेड, एक नंबर से रिलेटेड और एक वॉल्यूम से रिलेटेड। सिंबॉलिक फॉर्म में वो तीनों फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू
W is the given weight or given mass divided by molar mass. Number of mole is equal to N is the given number of particles divided by N naught is the Avogadro number. और तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ? N is equal to V. V is the given volume of gas and mostly it is given at STP divided by Vm. Vm is also molar volume at STP. तो V divided by Vm. तो ये मास, ये नंबर और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, और यही तीन फॉर्मूलाज के हेल्प से हम मोल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मोल पर आधारित जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पर चलने से पहले एक आपको सिंपल सा तरीका बतलाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये दुर्गापुर आपका एक प्लेस है। इस प्लेस पर बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन इसके पेरिफेरी में जो छोटे छोटे रूरल एरियाज हैं वहां पर है भी तो बहुत छोटा सा बस स्टैंड, जो लोकल 2-4 बसेस वहां पर आके लगती हैं, और स्टेशन वगैरह मान लीजिए नहीं है। तो अब बताओ, ये मेन प्लेस हुआ और आसपास के पेरिफेरी के जो भी रिमोट एंड रूरल एरियाज हैं उनके लिए ये मेन प्लेस हो गया, और यहां से सब जगह के लिए बस और ट्रेन की सुविधा है। तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे रूरल प्लेस में रहता है, यहां से 10 किलोमीटर दूर, और उसे जाना है दिल्ली, तो वो क्या करेगा? वहां से तो उसको डायरेक्ट ना कोई बस है ना ट्रेन है दिल्ली जाने के लिए, तो वो क्या करेगा? पहले आएगा अपना हेडक्वार्टर मतलब इस प्लेस पर, और यहां से फिर वो देखेगा कि बस है दिल्ली के लिए या ट्रेन है कि नहीं। तो हम लोग जो आम जीवन में करते हैं कि एक नियरेस्ट प्लेस, अब मुझे अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है तो मैं दुर्गापुर में खोजूंगा, तो यहां पर वैसा एयरपोर्ट नहीं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो मुझे जाना होगा पहले कलकत्ता, क्योंकि नियरेस्ट मेरा कलकत्ता है जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैच कर सकते हैं, और वहां से फिर मैं इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ के दूसरे कंट्री निकल लिया। उसी तरह ये बात मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, इसको जानना और इसका मैपिंग करना दिमाग में बहुत जरूरी है, क्योंकि मोल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय यही मैपिंग आपके काम आता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बतलाया था, मोल मास नंबर। सर मार्कर बहुत लाइट है, थोड़ा डीप हो तो अच्छा हो। मार्कर लाइट नहीं है, यही मार्कर से इधर भी लिख रहे हैं। चलो देखो, आज सर उधर जो लिखे अच्छा हैं ठीक वो है, हो जाएगा डीप, चिंता क्या करते। मोल से मास, नंबर और वॉल्यूम, इन तीन चीजों के बारे में बतला रहा है। तो आप ये समझो कि ये है मास, ये है नंबर, ये है वॉल्यूम, लेकिन तीनों का हेडक्वार्टर क्या है? मोल। मतलब क्वेश्चन में अगर मास देकर आपसे पूछे कि नंबर निकालिए तो क्या करोगे? बताओ। Calculate the number of moles. हाँ, मास दिया हुआ है, गिवन पार्ट इज मास, तो मास से पहले हम मोल पर जाएंगे। Mole. मास के हेल्प से हम मोल तक पहुंचेंगे, हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर से फिर तीनों जगह जाने का रास्ता है, तो जहां जाना होगा हम जा सकते हैं। उसी तरह मास देकर और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मास से हम पहले मोल तक पहुंचेंगे और मोल से फिर वॉल्यूम तक। अब इन चीजों को आप एक स्टेप में ये कर सकते हो। जस्ट ए मिनट।
हाँ, तो अगर मैं कहूं 48 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू समथिंग डैश लीटर at STP. 48 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू डैश लीटर एट STP. इसका मतलब क्वेश्चन हमें क्या दिया और क्या पूछ रहा है? मास इज गिवन हियर 67.2 liters. and they are asking about volume. See what we do. We start from mass 48 divided by molar mass 32. अब बताओ ये क्या बन गया? ऑक्सीजन का मोल बन गया, मोल बन गया। अच्छा 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो इतने मोल का वॉल्यूम कितना होगा? into 22.4. दिस मच लीटर एट STP. आई बात समझ में? एक बार में आ गया ना आंसर, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम वन टू अनदर पार्ट जंप करते हैं वाया मोल। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा वाया मोल ही चलते हैं। अब यहां पर मैं कुछ 2-3 छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप सभी कैलकुलेट करें और जरा बताएं। .5 mole of NaOH is equal to डैश ग्राम, मतलब उसका मास बतलाना है। सर चैट में लिखे या मुंह में बताए? आप अपने कॉपी में लेकर लिख कर रखो, जब मैं पूछूंगा तो बताना, ठीक है? 48 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डैश एटम्स, मतलब यहां एटम्स की संख्या पूछी जा रही है, नंबर ऑफ एटम्स। एंड लास्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू सर व्हाट ग्राम ऑफ वाटर? 90 ग्राम 90 ग्राम वाटर इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी जा रही है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। हैव यू सॉल्व्ड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am solving it. You just match it कि आपने कितने सही सॉल्व किया है या नहीं। अगर कुछ एरर है तो उसको करेक्ट कर देना। हमें यहां तो डायरेक्टली मोल देकर मास पूछ रहा है, मतलब हेडक्वार्टर में तो ऑलरेडी है, वहां से मास तक पहुंचना है बस। तो 1 मोल NaOH का मास क्या होता है? 40 ग्राम। 40 तो 0.5 मोल का मतलब क्या हुआ? हाफ मोल। हाफ तो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। राइट? सो उसी प्रकार यहां देखो 48 ग्राम इज द मास ऑफ कार्बन और पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले 48 को क्या करेंगे? मोल में कन्वर्ट। मोलर मास 12 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया कार्बन के मोल्स। और 1 मोल में कितना एटम्स होगा कार्बन का? एवोगाड्रो नंबर। तो इतने मोल्स में कितना होगा? इतना इंटू N0। तो 4N0 हो जाएगा। मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, सॉल्व तो आप कर लेते हैं ना। दिस विल बी 4N0। हाँ
सर 4n0 को हम 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें या ऐसे ही रख दें? 4n0 का मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर, तो आप अगर 4n0 सिर्फ लिख देते हो दैट्स ऑल्सो ट्रू, और नहीं तो 4 इंटू 6.023 इंटू 10^23 फिर मल्टीप्लाई करके पूरा लिखना होगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको आंसर्स ऑप्शंस में किस रूप में दे रहा हो सकता है n0 के रूप में ही ऑप्शन दे रहा हो, राइट? यस सर। तो जिस रूप में आंसर देगा उस रूप में वहां पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं सिर्फ। एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई बात नहीं, पहले मास दिया है, मास इज 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 18 कर दिया तो वाटर के मोल्स मिल गए। यस सर। और Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई कर दिया n0 से तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल गए। यस सर। अब 1 वाटर मॉलिक्यूल में H2O में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। 10, क्योंकि ऑक्सीजन में होता है 8, 2 and 6, और हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसका हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इतना इंटू 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट इज 50n0 होगा ना? यस सर। नहीं समझे सभी लोग? समझ गए। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, दिस इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये बन गया वाटर का मोल। मोल से मैं पहले पहुंच गया मॉलिक्यूल्स की संख्या पर बाई मल्टीप्लाइंग विथ एवोगैड्रो नंबर। अब टोटल मॉलिक्यूल की संख्या हमें मिल गई। अब एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पता कर लिया, तो फिर जितनी मॉलिक्यूल्स हैं उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या? यस सर। अरे आपके पास 5 पार्ले जी का मतलब या ढेर सारा पैकेट्स रखा हुआ पार्ले जी बिस्किट का, और मैं पूछूं कि कितने बिस्किट्स हैं, तो आप ऐसे कैसे बताओगे? तो आप क्या करते हो, एक पैकेट को फाड़ते हो जल्दी से और उसमें काउंट करते हो कितने बिस्किट्स हैं, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ पैकेट्स टोटल काउंट कर लेते हो। तो दोनों को क्या करते हो, मल्टीप्लाई ही ना करोगे। एक पैकेट में अगर 10 बिस्किट्स हैं और टोटल पैकेट 75 है तो कितने बिस्किट्स हुए? 750। 750। तो उसी तरह एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मॉलिक्यूल इतना है, तो इतने को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, आ गया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, आप बनाओगे? मैंने जो अभी थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाया उस पर प्रॉब्लम से भी उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करो। रेडी? यस सर। मैं क्वेश्चन बोलते भी जाता हूं। फ्रॉम अ पीस ऑफ 60 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन, 60 ग्राम कार्बन का, प्योर कार्बन का एक टुकड़ा है। इंक खत्म हो गया। सर ऊपर क्या लिखा है?
मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। फ्रॉम अ पीस ऑफ 60 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 75 into 10 to the power 12 atoms of carbon have been removed. Find the mass of remaining कार्बन। मतलब 60 ग्राम कार्बन का एक टुकड़ा रखा हुआ है और उसमें से 75 इंटू 10 टू द पावर 12 का मतलब हुआ 75 लाख करोड़। 75 लाख करोड़ 75 lakhs करोड़ एटम्स ऑफ कार्बन हैव बीन रिमूव्ड। इतने कार्बन के एटम्स को वहां से निकाल लिया गया, हटा दिया गया। तो अब टुकड़े में जितना कार्बन बचा है उसका मास कितना होगा? कैलकुलेट इट। Finished? Sir, approx 6 gram. अप्रॉक्स 6 ग्राम मतलब 60 ग्राम से अब बन गया 6 ग्राम, मतलब 54 ग्राम लॉस्ट, राइट? Yes, sir. एंड एनीबॉडी एल्स? बाकी लोग से बना भी कि नहीं? एक बच्चे ने बना लिया। Okay, now let me discuss it. Remaining carbon is equal to total carbon कितना था ग्राम में? 60 ग्राम। और 60 ग्राम में से माइनस कर देते हैं जितना एटम्स निकाला गया उसका मास। तो एटम्स कितने निकाले गए? एटम्स का नंबर दिया हुआ है, मास नहीं गिवन है। तो 75 इंटू 10 टू द, हाँ सर बोलिए। सर एक आंसर निकाला है, बोलो। हाँ बोलो। 45.12 45.12 ग्राम, राइट? और किसी का कुछ? चलो ठीक है, अब जो भी आपका आंसर है आप उसको मैच कर लेना, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। 60 ग्राम वाज द टोटल मास और इतने एटम्स का मास निकालकर उसमें से माइनस करेंगे तो इतना डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये हो गया मोल कार्बन का। और 1 मोल का मास होता है 12, तो इतने को मल्टीप्लाई कर दें 12 से तो ये ग्राम में मास आ गया। तो ये इतना ग्राम मास उसमें से डिडक्ट हुआ। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 60 माइनस, अब इसको रफली मैं कट करूं 6 से 12 2 टाइम्स में, तो 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 150। तो 150 को अगर मैं यहां पर 15 ही लिखूं तो यहां 10 टू द पावर 13 हो गया और 23 इसमें माइनस होगा, तो इंटू 10 टू द पावर
-10। अब जरा देखिए, 15 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम मास आया। इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी जरा समझो। 0.000000 इस तरह से 9 जीरोस आएंगे और उसके बाद फिर 15 आएगा, है कि नहीं? तो यस ये सर। नंबर इस 60 के सामने क्या सिग्निफिकेंट है? बोलो। नो सर। नहीं सर। हाईली नेग्लेजिबल है। इट इज एज गुड एज जीरो। दिस नंबर इज एज गुड एज जीरो। सो दिस विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। आंसर। तो 60 ग्राम का पहले कार्बन था, उसमें से इतने कार्बन एटम्स को हटा दिया, अब मास कितना हुआ? 60 ग्राम। नो चेंज इन मास, मतलब मास में चेंज तो हुआ पर वो चेंज इतना कम है, इट इज नेग्लेजिबल। और नेग्लेजिबल चेंज इन मास को हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए मास एज इट इज रह गया, ऐसा आंसर देंगे। तो आप देख लीजिए कि आपको कैसे 6 ग्राम आ रहा था, कैसे 45 पॉइंट समथिंग ग्राम आ रहा था। ठीक है, चलो एक और कोशिश करते हैं। जरा इस एवोगैड्रो नंबर के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ लार्ज इज दिस नंबर। ये नंबर कितना बड़ा नंबर है, इसके लार्जनेस को फील करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। सो just a minute. कोई बात नहीं। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। सर ई डू मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। उसके बाद क्या लिखा है? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड 1 mole of rupees at the rate of rupees 10 lakhs per second? rupees 10 lakhs per second, मतलब मान लीजिए ये व्यू बड़ा कैसे होगा, नहीं हो रहा है उस। अच्छा, हाँ
तो मान लीजिए गॉड ने आपको 1 मोल रुपया दे दिया, सोचो वो भी 1 ही मोल दिए, 1 मोल से ज्यादा नहीं दिए, और आपको ये शर्त दी गई कि एवरी सेकेंड 10 लाख रुपया खर्च कर देना पर सेकेंड। तो बताइए कि पूरा 1 मोल रुपया खर्च करने में कितने साल लगेंगे? तो क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 1 मोल में पहले कितना रुपया है बताइए? 6.02 × 10⁻23। ये लिख दिया, दिस इज द गिवन नंबर। अच्छा, अब पर सेकेंड कितना खर्च करना है? 10 लाख। 10 लाख 10 का लाख। मतलब क्या हो गया? 10 के बाद 5 zeros. 10 के ऊपर 5 जीरो मतलब 10 के पावर 6 Yes, sir. होगा ना? तो इतने से डिवाइड कर देना। आंसर को 10 lakhs means 10 to the power 6, that is called 1 million. ओके, तो इसको इससे डिवाइड किया तो अभी आंसर सेकंड में आया है, पर हमें इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो सेकंड को फर्दर 3600 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? आवर्स। और आवर्स को 24 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? डेज। और डेज को 365 से डिवाइड कर दिया तो आ गया ईयर्स। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट कर लेना, तो देखना कि कितना साल लगता है। हमको तो क्या लगता है 1 साल के अंदर ही खर्च हो जाएगा अगर पर सेकंड 10 लाख रुपया खर्च करेंगे तो। सर 10 का पावर 10 अप्रोक्स लग रहा है सर। तो 10 का पावर 10 हाँ, तो 10 के ठीक है, ऑर्डर उसी रिस्पेक्ट में देखो। 10 के पावर 10 का मतलब समझ रहे हो? 1000 करोड़ साल। 1000 करोड़ साल मतलब आप समझ लो कि पर सेकंड 10 लाख रुपया खर्च किए जा रहे हो, तो ना जाने आपके बाद आने वाले करोड़ों अरबों खरबों आपके जो जेनरेशंस हैं उनको पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेक्ट कह रहा हूं? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो अच्छा अब क्या लगता है, भगवान ने आपको 1 मोल रुपीस दिया तो कंजूसी किया या अच्छा खासा पैसा दिया? अच्छा खासा दिया सर। हाँ, और अच्छा, अच्छा भगवान ने अच्छा खासा पैसा दिया, लेकिन जरा सोचो, ऐसे तो नॉर्मल लाइफ पहले 100 इयर्स होती थी लोगों की, अब तो एवरेज 60-70 इयर्स हो गई है। लेकिन अगर पर सेकेंड 10 लाख रुपया खर्च करने का टेंशन हो तो कितने साल जी पाओगे? एक दिन में आदमी 40 पागल years। हो जाएगा कि अब कहाँ खर्च करें। हैं? पूरा दुर्गापुर को खरीद लोगे, पूरा कलकत्ता खरीद लोगे, पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा इंडिया, पूरा जापान, अमेरिका सब खरीद लिया, पूरा अर्थ खरीद लिया, लेकिन वो पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो आदमी पागल ही तो हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया कि ये जो दिखने वाला नंबर है छोटा सा, ये वास्तव में कितना बड़ा नंबर होगा जिसको खर्च इस हाई स्पीड से हम खर्च कर रहे हैं, और तो भी 1000 करोड़ साल लग रहा है। इसलिए ये इतने लार्ज क्वांटिटी का नंबर है कि इस नंबर में हम वैसे ही सब्सटेंस, वैसे ही पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करते हैं जो इस तरह के लार्ज नंबर्स में अवेलेबल होते हैं। कोई नहीं बोलेगा कि 1 मोल ऑफ बनाना। सर एवोगाड्रो ने ये लार्ज नंबर को निकाला कैसे? अभी एवोगाड्रो से पूछना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो ये गलती नहीं की थी ना। कोई तो डेरिवेशन है। नहीं, ये नंबर भी, ये तो आपके सहूलियत के लिए नंबर दिया हुआ है।
हाँ, वो डेरिवेशन हुआ है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और ये नंबर भी इतना सरल नहीं है, ये तो आपको रफली न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए अलाउ कर दिया गया। आप अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास 11th का होगा तो आप देखोगे उसमें ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 6022279 ऐसे करके वो लिखा हुआ है, वो 10⁻23 तक का पूरा डिजिट है। अब उतना डिजिट कौन बार बार यूज करेगा या उसको याद रखेगा, तो उसको शॉर्ट कर दिया गया कि चलो 6.10⁻23 वो यूज करेंगे। या फिर कई क्वेश्चन में तो ये भी लिखा रहता है कि टेक एवोगाड्रो नंबर एज 6 × 10⁻23, तो उस क्वेश्चन के लिए आप परमिटेड हो कि 6 × 10⁻23 ये नंबर लेकर चलोगे, ठीक है। और जो रिसर्च Yes, आपको नहीं करना उसमें मत घुसिए, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपके सहूलियत के लिए एवोगाड्रो ने नंबर लाकर सामने रख दिया, अब आप बस इसका यूज तो करना पहले सीख लीजिए ठीक से। तो ये हो गया। नाउ एक टर्म है वेपर डेंसिटी, सुना है नाम? yes sir. Yes sir. Can anybody tell me what is exactly vapor density called? The density of a pressure, by density of hydrogen. Density of a pressure. Gas. Sorry. Density of a gas. Sir, Hmm? sir, may I tell? Yes, please. The density of a particular gas or vapor relative to the hydrogen at same temperature and pressure. Absolutely correct. Vapor density is a relative term, and vapor density is equal to density of a gas or vapor divided by density of हाइड्रोजन गैस, और जिस गैस की डेंसिटी आपने लिया है वो जिस टेम्परेचर और प्रेशर, मान लो T टेम्परेचर और P प्रेशर पर लिया, तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी भी उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर लेना होगा। तो इन दोनों का डेंसिटीज का जो रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि वेपर डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरी बात, लेट अ गैस ए कोई गैस है whose molar mass is m ग्राम पर मोल। कोई गैस, हमने एक हाइपोथेटिकल गैस मान लिया ए, और इस गैस का मोलर मास m ग्राम पर मोल है, and we take x moles of gas A and y moles of gas H2.
both at temperature T and pressure P। देखिए मैं अभी गैस A जो एक अननोन गैस है उसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूं और इस गैस का मोलर मास m ग्राम पर मोल लेना है। इस गैस का कितना मोल हमने लिया, x मोल, और हाइड्रोजन गैस का y मोल लिया है, बोथ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो अब बताइए वेपर डेंसिटी बराबर क्या होगा। तो वेपर डेंसिटी बराबर ऊपर में क्या लेना है, डेंसिटी ऑफ गैस, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो बताइए 1 मोल का मास m ग्राम है तो x मोल का मास कितना होगा, x इंटू m। डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T एंड टेम्परेचर P, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो मान लो इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ये एसटीपी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि एसटीपी हो। अगर एसटीपी होता तो 1 मोल का वॉल्यूम मैं 22.4 लीटर ले लेता, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन सा टेम्परेचर और कौन सा प्रेशर है। कोई बात नहीं, अगर इस टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम अगर V लीटर है तो जितना मोल गैस होगा उतना इंटू V लीटर कर देंगे, करेंगे ना। तो मान लीजिए Yes, कि sir. यहां पर Yes, sir. 1 मोल गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर और प्रेशर पर V लीटर है, तो x मोल लिया गया है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x इंटू V। मास, x मोल गैस का मास और x मोल गैस का ये वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय, अब y मोल हाइड्रोजन लिए हैं तो उसका डेंसिटी भी निकालो। y मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 इंटू वाई होगा, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम होता है। तो y मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई, Y. डिवाइडेड बाय y मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा। तो 1 मोल अगर गैस A का वॉल्यूम इस टेम्परेचर प्रेशर पर V लीटर है तो 1 मोल हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम तो V लीटर ही ना होगा। Y. हाँ, तो y इंटू V, y इंटू V आ गया इसकी भी डेंसिटी। अब बताओ, इंटू वी के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखिए 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस A का वॉल्यूम इस टेम्परेचर और प्रेशर पर V लीटर था, तो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर उसी टेम्परेचर प्रेशर पर कोई भी दूसरा गैस भी लोगे तो उसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा, अगर वो भी 1 मोल है तो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही ना Yes. है। यस तो अगर 1 मोल हम ले रहे हैं गैस से और 1 मोल ले रहे हैं हाइड्रोजन, तो 1 मोल A का वॉल्यूम अगर V लीटर है तो 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी तो V लीटर होगा, और 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम अगर V लीटर है तो हाइड्रोजन आपने कितना लिया है, वाई। y मोल्स, तो y मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, y इंटू V। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहां x और x कैंसिल हो जाएगा और y कैंसिल होगा और v कैंसिल होगा, बोलो m/2। हाँ, यस। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास of any gas, that is m divided by 2। और ये आ जाता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, फ्रॉम द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। गेटिंग माय पॉइंट। बाद में बच्चे ये वाला भूल जाते हैं, बच्चे ये कोई भी पूछता है ना कि वेपर डेंसिटी क्या है, तो बच्चा ये बोलना भूल जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द टू डेंसिटीज, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन,
बोथ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे डिफाइन नहीं करता है। जहां पूछा जाता है व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तुरंत बोलता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। मैथमेटिकल उसका डेरिवेशन बोलता है। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वेपर डेंसिटी, बट दिस गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। और यही कॉन्सेप्ट हमें यहां तक पहुंचाया, न कि हम इस फार्मूला से उस कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से यह फार्मूला डिराइव हो रहा है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, और ये जानना क्यों जरूरी है जब आगे सारा काम इसी से होगा? नहीं, जब केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम्स में जहां वेपर डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करेगा वहां पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आपको ट्रैप कर लेगा क्वेश्चन में। वहां पर ये फार्मूला आपके काम नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट को ध्यान, मैं अभी आगाह कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम में वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पर उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक में अगर वो बात भूल गए हो तो फिर फंस जाओगे वहां। उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक टर्म है specific gravity। Do you know what is specific gravity? इसी को स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं। The ratio of density of any substance to the density of water at 4 degree centigrade. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ये टर्म जो है ये किसी के लिए भी लागू होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब के लिए लागू होता है। वेपर डेंसिटी टर्म जो था वो स्पेशली वेपर्स या गैसेस के लिए लागू होता था। वेपर डेंसिटी किसी सॉलिड का या वेपर डेंसिटी किसी लिक्विड का ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी फिजिकल फॉर्म के लिए लागू होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस divided by density of water, pure water, at 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे, वाटर की डेंसिटी जो ले रहे हैं वो स्ट्रिक्टली 4 डिग्री सेल्सियस पर लेनी है, पर ये सब्सटेंस कोई जरूरी नहीं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। ये सब्सटेंस किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही सब्सटेंस का की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग भी हो सकती है एट वेरियस कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। खास करके टेम्परेचर और प्रेशर को एक लिक्विड या सॉलिड तो उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर एक लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम में भी चेंजेस आते हैं, पर वो इतने कम होते हैं कि उसको नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं। लेकिन अगर गैसियस कंपोनेंट है तो उसके वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। जरा सा चेंज अगर टेम्परेचर या प्रेशर में हुआ तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, but in case of gases, one gas can have many different values of a specific gravity at different temperatures and different pressures। आई बात समझ में? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सॉलिड और लिक्विड में जरा सा टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करोगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है। लेकिन गैसेस के केस में ये लार्जली चेंज होता है। तो इसलिए एक ही गैस का अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग प्रेशर पर अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा।
Anyway, one more thing is clear here also, that a specific gravity भी जब दो densities का ratio है तो ये दोनों density आपस में एक दूसरे का यूनिट कैंसिल करेंगे. इसका मतलब कि specific Yes, sir. gravity Unitless quantity. definitely it has to be unitless quantity. And why we are taking the density of water at 4 degrees Celsius? What is the density of pure water at 4 degrees Celsius? 1 gram per cc. Yes, so I write it here. It is 1 gram per ml or per centimeter cube. तो जब डिनोमिनेटर में डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml में लिया जा रहा है, तो न्यूमरेटर का भी जो आप डेंसिटी लेना चाहे वो किसी भी यूनिट में दिया उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या ग्राम पर ml में, सेम यूनिट को ही फिर डिवाइड करेंगे. तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी 5 ग्राम पर ml है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? 5. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. इसका मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो तो उसका यूनिट को सिर्फ हटा दें तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी. Sir, please tell once again. If density of any substance is given in gram per centimeter cube and we simply remove the unit, won't it become a specific gravity of that substance? Gravity. Yes. Yes, sir. इसका मतलब just remove the unit, it will become a specific gravity. Then just add the unit, it will again become density. यूनिट हटा दिया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई. ये मैं क्यों बतला रहा हूं, इस वे में समझा रहा हूं, बिकॉज कभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटी की जरूरत पड़ती है कि इसका डेंसिटी कहीं गिवन होना चाहिए, लेकिन वहां पर जानकर उसने क्या किया, डेंसिटी न देकर उसके जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया. अब जो बच्चा स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म को जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, वो तो यही समझेगा ना कि हमें जिस चीज की जरूरत थी, what was needed for me is not given in the question and some other data is given in the question. I can't understand what's the use of this. जो चाहिए नहीं था वो दिया हुआ है, जो चाहिए वो कहीं दिया हुआ ही नहीं है. लेकिन जो बच्चा स्पेसिफिक ग्रेविटी जानता है और डेंसिटी खोज रहा है कि क्वेश्चन में कहां पर गिवन है, वो तो जैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेगा बोले यार ये डेंसिटी को ऐसे करके दिया है, तो उसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें सीधे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐड करेगा और बन गया डेंसिटी और वो अपना काम कर लेगा. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो these are the ways how they try to bluff you, but if you are intelligent enough you will not easily trap in that. Okay, so now I'm going to talk about a wedding ring. Do you know wedding ring? Yes, sir. Sir, please tell once again. वेडिंग रिंग. Yes. शादी के समय जो रिंग पहनाते हैं ना, उसको वेडिंग रिंग कहा जाता है. नहीं पता अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये तो सबसे पहले जानना चाहिए. तो अब बताओ मुझे वो किस चीज का बना होता है यूजुअली? Gold.
gold, गोल्ड का, प्रीसियस मेटल, प्रेसियस मेटल्स का। मतलब लोहे या एल्युमिनियम का तो नहीं ना होता है वेडिंग रिंग? नहीं सर। no नहीं sir, तो वेडिंग से पहले डाइवोर्स हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। yes So sir, I am talking about a wedding ring which is made up of two materials. One is gold and another is silver, right? Yes, sir. गोल्ड और Yes, सिल्वर को मिलाकर एक वेडिंग रिंग बनाया गया। मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, डाटा के फॉर्म में लिख रहा हूं। दिस इज गोल्ड प्लस दिस इज सिल्वर इज इक्वल टू एक रिंग बनाया गया। ऑफ कोर्स दिस रिंग मस्ट बी कॉल्ड एलॉय, क्योंकि दो मटेरियल्स को होमोजीनियसली मिक्स करके बनाया गया है। आप ऐसे भी जानते होंगे कि ज्वेलरीज जहां बनती हैं वहां पर गोल्ड में सम पार्ट ऑफ सिल्वर या सम पार्ट ऑफ कॉपर ऐड किया जाता है टू ब्रिंग सुटेबल हार्डनेस। कभी भी 24 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बनता, ठीक यस है? सर। तो इसलिए Yes, sir. अब ये रिंग का मास कितना है? 100 gram. This is given in the question. Now one more thing is given. A specific gravity of gold, silver and ring. स्पेसिफिक ग्रेविटी तीनों का गिवन है। मान लो कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 20 और सिल्वर का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5 और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 11.11। स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो यूनिट तो होगा नहीं। Now you are supposed to calculate mass of gold present in ring. रिंग में गोल्ड कितना ग्राम है, क्योंकि उसके शादी का प्लेटफॉर्म और शादी का उज्जवल भविष्य, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि इस अंगूठी तो 100 ग्राम का बना लिया पर उसमें गोल्ड कितना था, है ना? उसी पर उसका फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो जरा पता कीजिए कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? गोल्ड कितना सिल्वर कितना ये नहीं पता है, लेकिन दोनों मिलाकर 100 ग्राम है ये तो पता है सबको। yes Yes, sir, sir. एक काम करो, गोल्ड को मान लो x ग्राम और सिल्वर को मान लो वाई y ग्राम। ये तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? X plus Y equals to 100. x X plus plus y y is is equal to 100. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप देख रहे हो यहां दो वेरिएबल्स हैं, तो मिनिमम 2 इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? तो एक बात बताओ, जब भी हम एलॉय बनाते हैं तो एक मेटल में दूसरे मेटल को होमोजीनियसली मिक्स करते हैं, बट जो एलॉय बनेगा उसका टोटल वॉल्यूम दोनों मेटल के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का सम होना चाहिए कि नहीं? बोलो। yes sir, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब बताओ, फॉर्मूला पढ़े हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा? 20/x। मास अपॉन डेंसिटी।
तो इसका मास कितना है x और इसकी डेंसिटी क्या है 20. 20. 20. तो x अपॉन 20. 20 प्लस Y upon 5. y upon 5. This is equal to 100 upon 11.11 11.1. और 100 को डिवाइड करोगे 11.11 से तो क्या हो जाएगा दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 आएगा बोलो 9. Yes, sir. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन. लुक एट हियर, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो 20 को एलसीएम ले लिया तो यहां पर क्या सॉरी Yes, sir. Yes. 4 यहां आ जाएगा. x प्लस 4y इज इक्वल टू 180. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब तो तुम्हारे Yes, sir. सामने दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, किस्सा खत्म. निकाल लेंगे रास्ता दिख गया ना? जी. Yes, sir. अब बताओ, जो बच्चा स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म को नहीं समझ पाता तो वो तो डेंसिटी खोजता रहता कहां है कहां है, क्योंकि बिना डेंसिटी के उसको सेकंड इक्वेशन मिलता ही नहीं. तो इन टर्म्स को बहुत क्लैरिटी के साथ माइंड में रखना जरूरी है. आएगा ठीक है? अप्रॉक्स 3 आएगा. हाँ ठीक है. अब अप्रॉक्स जो आएगा 3 ही आ रहा है, मात्र 3 ग्राम. हाँ 83. 83 ग्राम है. तब तो उसका मैरिड लाइफ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है ना? चलो तो इसी शुभ समाचार के साथ मैं आज का सेशन को यहाँ फिनिश करता हूँ. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस. इन नेक्स्ट क्लास, जैसे आज मैंने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को कुछ क्वेश्चंस के साथ उनको फ्रेम किया, उसी तरह अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डुलोंग पेटिट्स लॉ. और ये क्या होता है उसको समझेंगे, उस पर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसके बारे में जानेंगे. एंड देन वी विल रीड अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm. ओके ठीक सर. है? Sir, There are आपने 7 first में क्या and law percentage method. There are 7 concentration terms. Percentage method 1, molarity, molality, normality, formality, Formality. mole fraction and ppm, parts per million. ओके सर. ये 7 कंसंट्रेशन टर्म्स को मैं डिस्कस करूंगा. तो इतना जानने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड, अच्छा बीच बीच में कुछ मैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन भी लूंगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है? और इन कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद प्योर कुछ क्वेश्चंस का एक क्लास करेंगे. सर नेक्स्ट होगा. हाँ, तो नेक्स्ट क्लास कब होगा? केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास कल नहीं, ट्यूसडे. कल ले लूं क्लास? सर ले लीजिए, थोड़ा आगे हो जाएंगे हम लोग. सर ले लीजिए. चलो तो कल मैं केमिस्ट्री का एक और क्लास ले लेता हूँ. ठीक है? सर और कल कितने बजे होगा? टाइम अभी यही है. सर 2:30 तक मेरा फिजिक्स का क्लास है सर, वीएमसी दिल्ली. 2:30 से ही शुरू है? नहीं सर, 12 से 2:30, 12:30 से 2:30. आप कौन बोल रहे हो, जरा नाम बताओ. सर प्रियांशु सर, जनरेशन 4. जनरेशन 4 का दोपहर में कैसे क्लास हो गया? हाँ सर, कल सुबह ना सर 10 से 12 केमिस्ट्री. अच्छा, और फिर 12 कल संडे है ना, कल स्कूल का नहीं हो पता है. हाँ. सिर्फ कल टकराएगा ना. हाँ सर. हाँ, तो मैं तो 1:30 से लूंगा. कल सभी लोग फ्री हैं?
क्या कुछ टाइम को डिले कर दूं? नहीं नहीं सर, आप No, sir. It's okay. नहीं नहीं, एंड व्हाट इफ आई कीप इट फ्रॉम 2:30? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कल के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। No, sir. नो प्रॉब्लम। आप लोग के अपने क्लासेस हैं क्या 2:30 के से Sir. अगर मतलब 3:30 रात में क्लास है तो कभी भी देख- 3 बजे खत्म हो जाए तो क्या होगा? अच्छा मैं देख लूंगा। अगर कल और बैचेस के क्लासेस रहें तो ऑब्वियसली 3:30 या 4 बजे से क्लासेस शुरू होते हैं। देन इन दैट केस, हो जाए। इन दैट केस आई विल कीप 1:30 to 2:30 और 3, 1-1:30 बजे से ही शुरू होगी। लेकिन अगर और बैचेस के किसी के क्लासेस नहीं हुए, इन दैट केस आई विल स्टार्ट, वो जैसा होगा मैं सुबह ही लिंक डाल दूंगा कि आपको सबको पता चल जाएगा कल सुबह में सर कि रात में क्लासेस हो सकता है 2:30 बजे से शुरू होंगे तो 4 बजे तक चलेंगे, और अगर 1:30 बजे से शुरू होगा तो 3 बजे तक चलेगा। Okay, sir. ठीक है? और ठीक है सर। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को भी मैं, सॉरी थर्सडे कर रहा हूँ, ट्यूसडे को भी मैं क्लास ले सकता हूँ। ठीक है ना? Okay, sir. मंडे इज Okay. रक्षाबंधन, यू एंजॉय योर फेस्टिव, बट Sir. ट्यूसडे को भी, क्योंकि उसके मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इन नेक्स्ट वीक आफ्टर ट्यूसडे आई विल बी नॉट कमिंग ऑन द स्क्रीन टिल फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है? तो दैट्स सर व्हाई कल प्रीआरएमओ का क्लास भी हो सकता है। अरे मैं देख लूंगा, क्लास का लिंक मैं ही ना आपको सेंड करूंगा, तो आपसे पहले मेरे पास अवेलेबल आ जाएगा लिंक। वो शेड्यूल जो आपका शो कर रहा है तो हमें भी रात तक पता चल जाता है ना किस बैचेस के कल क्लास है। अकॉर्डिंगली आई विल अरेंज इट। ठीक है? क्लास। ओके सर। ठीक है सर। संडे जैसे फ्री का हाँ। क्लास नहीं देते हैं हम लोग को, हाँ। मतलब अभी तक जो मैंने क्लासेस किया है हम्म। सर, अभी तक सर। जितना दिल्ली का क्लास की हूँ उसमें संडे को क्लास नहीं देते हैं जनरेशन 3 का। अच्छा, और हाँ, और कोई बोल रहा है कुछ? बोलो। हाँ सर, सर बोले से एक थ्योरेटिकल डाउट था सर, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाउट है सर, पूछ सकते हैं? पूछो। सर कहते हैं, मतलब जो सुधांशु सर थे जो वहां से पढ़ा रहे थे, वो बोले थे सर कि जैसे एक स्पेसिफिक चार्ज करके एक वर्ड होता है सर, जो बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन। दैट इज चार्ज पर यूनिट मास। हाँ सर, तो सर ने बताया था कि मतलब कि कोई भी टर्म के आगे जैसे चार्ज है या फिर मतलब कोई भी टर्म का अगर स्पेसिफिक लगता है तो उसको हम लोग मास से डिवाइड करते हैं। तो ये ट्रू है सर? क्यों? बताएं सर, उस टाइम बोले थे सर, तो और नोट भी करवाए मैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ सर, वही है, लगा हमको इसी में सर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ हल्का सा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज डिवाइडेड बाय मास। सर ने बोला था कि मतलब कोई भी टर्म का अगर स्पेसिफिक लगा है तो उसको मास से डिवाइड करके उसका रेशियो निकालना पड़ता है। ना ना ना, ये कैसे? सर ने ऐसे कैसे कह दिया? अभी 12th के बच्चे जो पढ़ते हैं या जो 12th पास हैं वो बेटर जानते होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आप पढ़े हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बहुत सारे टर्म होते हैं, बट दे आर नॉट डिवाइडेड बाय मास। बेटर व्हाई नॉट? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस जो सर बोले आप उनसे पूछो कि सर 2-4 और एग्जांपल बता दीजिए जहां स्पेसिफिक लगाओ मास से डिवाइड कर रहे हैं। अब वो ठीक है सर सर। बता रहे हैं तो मुझसे पूछ रहे हो, पर ऐसा नहीं। सर, ऐसा आई विल एडवाइज कि डोंट पुट सच काइंड ऑफ कंसेप्शन इन योर माइंड। ओके? ओके सर। ऐसा कहीं लॉ नहीं है और ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं है। आई डोंट नो हाउ सर टोल्ड यू, बट स्पेसिफिक वर्ड लगा रहे तो मास से डिवाइड करेंगे समथिंग को, ये कोई जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरली ट्रू ऑलवेज। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। ओके, थैंक यू।